जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद ने 3 नए कानून पास किए हैं, जिससे कुछ लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं नाजिया मैम से इस बारे में कि कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस नए कानून के बारे में आपकी क्या राय है और जनता को क्या लाभ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। नहीं, थोड़ी सी हार्श हो जाऊंगी मैं, क्योंकि अवैसी की टिप्पणियां बड़ी अभद्र आई हैं पार्लियामेंट के अंदर से भी और पार्लियामेंट के बाहर से भी। दैट इज तो क्वाइट शॉकिंग। बहुत तगड़ी। ये था क्या ये? ये वैसे जो उसे अपंग है लास्ट में ना, डिस्कस करेंगे। ये जो दिमागी अपंग है ना, ये सारे मोमिन और मोमिनात के पास बहुत ज्यादा होता है। तो मैं पहले तो ये डिस्कस कर दूं, जो आपका पहला सवाल है बहुत सजल और सीधे तरीके से कर देती हूँ कि तकरीबन 150 साल गुजर गए, पर भारत अब भी, मतलब 2 दिन पहले तक ब्रिटिश के कानून के अंदर कुचला हुआ था। जब भारत के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी इकोनॉमी को तीसरे पोजीशन पर ले जा सकता है, डिफेंस को चौथे पोजीशन पर ले जा सकता है, जीडीपी को 7.9% पर ले जा सकता है, G20 की समिट कर सकता है, G7 का मेंबर हो सकता है, आईमैक कॉरिडोर का हेड हो सकता है और चांद पे भी हमारा झंडा लहरा सकता है, तो हमें अपने कानून को लाने में क्या दिक्कत थी? क्या ही दिक्कत थी? क्या भारत का अपना कानून नहीं होना चाहिए? क्या उस कानून में जस्टिस और जजमेंट की बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि पनिशमेंट देने की बात हो? अब थोड़ा सा अगर नॉर्मल व्यक्ति या जो लॉ के स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा ध्यान दे कि ब्रिटिश ने एक कानून बना करके भारत में लागू किया था, तो उस वक्त भारत आजाद होने के बिल्कुल कगार पर था। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश का कानून सजा देने के लिए ज्यादा ज्यादा बना था, इंसाफ देने के लिए बहुत कम बना था। वो अपनी जायदाद को बहुत अच्छे से सेव करना चाहते थे अंग्रेज, उसके बाद फिर अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करना चाहते थे। अब जो भी भारत का नागरिक, चाहे वो वीर हो चाहे वो योद्धा हो, वो जब भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे तो उन सारे सेक्शंस के द्वारा उनको सजा सुना दी जाती थी। अब इसके लिए भगत सिंह जी को अगर हम पढ़ लें उन किताबों को, तो हमें साफ तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तो इसकी ज्यादा जिम्मेदार जो है वो गांधी जी को मानती हूँ कि अगर गांधी जी नहीं होते उस सिनेरियो में तो शायद भगत सिंह जी और भी आगे जीवन उनकी जीवन होती। अब बात आती है कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। मैं एविडेंस एक्ट के लिए गारंटीड हूं और मैं लिख कर दे सकती हूँ कि एविडेंस एक्ट कंप्लीटली जो यूके में चल रहा है वही चल रहा था। क्योंकि जब भी हम एक्स्ट्राडिशन केस के लिए बाहर जा रहे थे तो हमें एविडेंस एक्ट के क्लॉजेस और पॉइंट्स पढ़ने नहीं पड़ते थे, और वहां पर लोग बोलते भी थे कि आपका एविडेंस एक्ट और मेरा एविडेंस एक्ट बिल्कुल सेम है। तो जहां पर भारत में आपको सजा देने की बात ज्यादा कही जा रही थी पहले और इंसाफ देने की बात कम कही जा रही थी, उसी को इंसाफ देने की बात अब ज्यादा कही जा रही है और सजा देने की बात कम कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सबको बहुत खुश होना चाहिए था, और खास करके मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। इसलिए खुश होना चाहिए था कि मॉब लिंचिंग पर डेथ पेनल्टी दे दी गई है। अब सबसे ज्यादा तो मुस्लिम जो 14% है वही अफवाह उड़ाता था, हम डरे हुए हैं, हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, हमें मार डाला जाता है। तो ये तो इट्स गुड ना फॉर मुस्लिम्स के भैया, अब तुमको कोई मार डालेगा तो वो भी मर जाएगा, उसको भी डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान ही चिल्ला रहा है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ गया। अब बात आती है कि जैसे पहले क्या था कि रेप के जो 376, 376D, 354, 354B, 354D में क्या होता था कि 164 का एक सम्मन आता था विक्टिम के पास और उसको जा करके कोर्ट के सामने अपने बयान को, अपने स्टेटमेंट को लिखवाना पड़ता था। अब क्या है कि वो स्टेटमेंट भूल गए, कुछ हो गया और प्रोसेस भी काफी लंबा है, या हम जा नहीं पाए। अब जो विक्टिमाइज्ड रेप की महिलाएं होती हैं वो 20-25 दिन, 22 दिन, कभी कभी तो 6-6 महीना वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है। कामगनी रेप केस, उस निर्भया रेप केस,
सूजन जॉर्डन रेप केस, तो ऐसे कई रेप केसेस हैं जिसमें विक्टिम जो होती है वो 6-6 महीने हॉस्पिटल के बेड पर होती हैं और 164 अटका हुआ रहता है और केस भी अटका हुआ रहता है। अब उसमें क्या हो गया है कि वीडियोग्राफी के माध्यम से विक्टिम का स्टेटमेंट डायरेक्ट लेडी मजिस्ट्रेट जो है वो कैप्चर करेंगे, वो सुनेंगे और आराम से वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। दूसरी इसमें एक सुविधा सबसे अच्छी आई है कि जब हम मोलेस्टेशन से लेकर के रेप और गैंग रेप के मैटर्स जब हम देखते थे तो कोर्ट के सामने उस स्टेटमेंट को दोहराने में विक्टिम को बहुत दिक्कतों का सामना होता था। अब जाहिर सी बात है कि जो उसके साथ हुआ है वो बार बार वो 50 और 60 लोगों के भीड़ में वो बार बार दोहराने में उनके आंखों से आंसू गिरना, मेंटली डिप्रेस्ड होना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना, क्योंकि रेप जब होता है किसी को और गैंग रेप होता है तो उसमें या पॉक्सो के जो एक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत खुल के जज के सामने रखना पड़ता है और अगर आपने एक भी बातें नहीं रखी तो आपका कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है आपके स्टेटमेंट से जो आपने लेडी जज के सामने बैठ करके सिंपल बताया था एक लेडी जज के सामने और आप कोर्ट के सामने आप छुपा करके बता रही है। तो अभी सुविधा ये आ गई है कि भाई लेडी पुलिस रहेगी, आप अपनी हियरिंग कंप्यूटर के माध्यम, जैसे आपने अभी एक मुझे लिंक भेजा, मैंने उसको क्लिक किया और मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ, तो उसी तरीके से विक्टिमाइज्ड रेप की महिलाएं आराम से बैठ करके अपने घर से कंप्यूटर और लैपटॉप के तहत अपने स्टेटमेंट को बार बार वो कह सकती हैं, बोल सकती हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल फील होगा अपनी बातों को रखने के लिए। अब बात आती है कि डकैती होता है, मर्डर होता है, छिनतई होता है, स्नैचिंग होती है, ये सारी चीजों में जो वीडियोग्राफी की जो सिस्टम डाल दी गई है वो सबसे बेस्ट डाली गई है। प्लेस ऑफ अक्योरेंस, प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स में आप वीडियोग्राफी कीजिए, जैसे ही पुलिस पहुंच रही है वैसे ही वो वीडियोग्राफी स्टार्ट कर देगी। अब उसमें क्या होता है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट और प्लेस ऑफ अक्योरेंस में हम जाएंगे, हम बातचीत करेंगे, हम स्टेटमेंट लेंगे, वो टाइम किलिंग होती है, टाइम किलिंग बहुत लंबी होती है। तो अभी क्या हो गया कि यहाँ से खबर आई है, यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, आप पूरे वीडियो लेकर के आप चले जाओ और जितने लोग वहां पर खड़े हैं भीड़ लगा करके आप उनका स्टेटमेंट भी वीडियोग्राफी के तहत आप कैप्चर करो, पूरा रिकॉर्ड करो। जो जगह है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, जहां पर मर्डर हुआ है या रेप हुआ है या छिनतई हुई है या चोरी हुई है, वहां की वीडियोग्राफी करो। आप आओ और विद इन 24 आवर्स जब आप अक्यूज्ड को डॉक में खड़ा कर रहे हो तो साथ साथ आप केस डायरी भी आप दे दो और उनके लिए इजी भी हो जाएगा। अब इसमें पुलिस को थोड़ी सी दुविधाएं आएंगी। पुलिस को क्या दुविधाएं आएंगी कि भाई मैं 1 मिनट काट सकती हूँ, 1 मिनट के लिए एक्चुअली मैं गेट के सामने बैठ गई हूँ। हाँ, तो जब 24 आवर्स में एज पर द लॉ जब हम लॉक में अक्यूज को खड़ा करते हैं तो साथ साथ आपको 24 आवर्स में आपको केस डायरी जमा कर देना है। अच्छा, जो पहले चार्जशीट में होता था 2 साल अभी तक रेडी नहीं हुआ, 3 साल अभी तक रेडी नहीं हुआ, तारीख पे तारीख, अभी क्या है 60 to 90 डेज आपको हर हाल में चार्जशीट सबमिट करना है और पुलिस के पास अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा है। इसलिए नहीं बचा है, स्टेटमेंट आपने पहले ले लेना है, वीडियोग्राफी आपने पहले कर लेनी है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट और अक्यूरेंस का आपको सारा डेटा जो है वो पहले ही आपको वीडियोग्राफी के तहत मिल जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि हम वहां जा नहीं पाए, हमारे ऊपर लोड ज्यादा था, तो जाने की तो जरूरत नहीं है। आपने इंसिडेंट वाले डे ही आपने पूरी वीडियो कर ली है तो आप उस वीडियो को बार बार देखते रहिए और आप अपना चार्जशीट रेडी करते रहिए। अच्छा, विटनेसेस के जितने भी बयान है जो पहले 91 नोटिस पर पहले लिखित रूप में लिखे जाते थे, अब नहीं है। आप थाना बुला रहे हैं या उनका वीडियोग्राफी आप उनके घर लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड करना है उनका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के द्वारा होता क्या था कि जिनको बेल लेना होता था, जो अक्यूज्ड होते थे, वो बेल के प्रावधान बढ़ते क्यों थे, क्योंकि जो इंसिडेंट के दौर में मिडिल ऑफ इंसिडेंट जो आई विटनेसेस होते थे वो ट्रायल चलते चलते क्या होता था, का के की, हाँ, हूं, ना, ने, नी, 10 बजकर के 20 मिनट, नहीं 10 बजकर के 40 मिनट एआई बेल, एड इंटरिम बेल, इन्होंने आफ्टर थॉट लाया है। इनका ये वर्ड पहले वो था और ये वर्ड बाद में ये हो गया है। तो इससे भी पुलिस के काम बढ़ गए हैं। अब पुलिस सुस्ती नहीं दिखा पाएगी।
आप वीडियोग्राफी जमा कर दिया, स्टेटमेंट का काम वहीं पर क्लोज हो चुका कि भाई इनका स्टेटमेंट हो चुका और ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये कोर्ट को जमा कर दी गई है। अब आती है बात कि मर्सी पिटिशंस जो सुबह के 4 बजे सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका को खुलवा करके जो डाला जाता था बलात्कारियों के लिए, जिहादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, भैया आपने अगर मर्सी पिटिशन डालनी है तो विद इन 90 डेज और 60 डेज चार्जशीट के भीतर भीतर आपको मर्सी पिटिशन डालिए, कोर्ट फैसला आगे लेगी। तो ये बहुत इजी हो गया। शॉकिंग नहीं है ये? दोबारा ये एक लाइन दोबारा प्लीज। मर्सी पिटिशन, जैसे हमारा देश बड़ा महान था पहले, 9 साल पहले बड़ा महान था। हमारे देश में बलात्कारी, निर्भया के बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे तक खुला था। और क्यों खुला था? मर्सी पिटिशन का सप्लीमेंट्री पिटिशन सबमिट करके हियरिंग करने के लिए, कि छोड़ दिया जाए, मानवता के अधिकार पर छोड़ दिया जाए। पहली बात ये आती थी दिमाग में कि जो इतना गंदा रेप कर रहा है, जो रेप कर रहा है, गंदा और बुरा क्या ही होगा, जो रेप कर रहा है वो मानव तो है ही नहीं, वो इंसान तो है ही नहीं। पर ऐसे ऐसे वकील भी हमारे यहाँ हैं जो सट्टा का बाजार बनाए हुए हैं, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के। जैसे महुआ मोइत्रो ने पार्लियामेंट को ही सट्टा का बाजार बना दिया था, सवालों को खरीदना और बेचने का कारोबार बना दिया था। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे वकील थे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका खुलवा दिया था सुबह के 4 बजे तक। तो अभी क्या है कि 60 और 90 डेज जो ड्यूरेशन दिया गया है चार्जशीट सबमिट करने के लिए, वही चार्जशीट के ड्यूरिंग आपको मर्सी पिटिशन फाइल कर देनी है। आपको जो अपना वक्तव्य देना है कि भाई हम बहुत लाचार हैं, हम एक कमाने वाले हैं, मेरा किडनी फेल है, मेरी माँ का किडनी फेल है, ये सारी जितनी भी बतौलाबाजी है वो आप 60 to 90 डेज के अंदर आप लिख करके दे दो भैया। अब उस पे कोर्ट निर्णय लेगा कि इस मामले में आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वाकई में आपकी अम्मा का एक किडनी फेल है, वाकई में आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, वाकई में आपकी बहन बीमार है। ये सारी चीजों का भी अनुमान लगाने का और सर्च करने का टाइम मिल जाता है। और इसमें भी प्रावधान बढ़ गए हैं कि ये जो मर्सी पिटिशन पर लिखा है उसको भी आप इंक्वायरी करो। पहले नहीं होती थी इंक्वायरी, कुछ भी झूठ झाट लिख दो और उसको मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट करवा लो। अब इंक्वायरी करो कि ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब आती है बात कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हालांकि बीजेपी वाले बदनाम है, हम बहुत ज्यादा बदनाम है कि हम हेटरेट स्पीच देते हैं, हम हेटरेट स्पीच देते हैं। पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने ही राजद्रोह को देशद्रोह बताया और उस पर एक सख्त कानून ला करके उस पर 7 साल से 10 साल की सजा मुकर्रर कर दी है। तो भाई अगर अब मैं मान लेती हूँ कि विपक्षी दलों को लगता है कि नाजिया इलाही खान बहुत ज्यादा हेटरेट स्पीच देती है, सो इट्स गुड ना, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कर दिया कि अब लोग फाड़ो एफआईआर और कहो कि तुम अंदर रहो। तो अब तुम क्यों डर रहे हो? अब उसमें भी विपक्षी दल जो है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अवेसी तो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। अवेसी इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि जोड़ा अवेसी ही कहता है 15 मिनट के लिए हटाओ पुलिस को, 100 करोड़ हिंदुओं का सर तन से जुदा। 5 मिनट में और बोलूंगा, 5 मिनट, कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे बोलने ना दे। अगर एक इशारा कर दिया तो पैंट गीली हो जाएगी और दौड़ के भागना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? ये जोड़ा अवेसी बोलता है। 20 से ऊपर आतंकवादी माइंडसेट मुसलमानों की रिहाई उत्तर प्रदेश में किसने करवाई थी? अखिलेश यादव ने करवाई थी ना, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश ने ही करवाई थी ना। बाद में उनको कन्विक्शन हुआ, बाद में फिर जब वो केस सर्वोच्च न्यायपालिका गया तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने कह दिया जजमेंट में कि भाई इनको बेल मिला कैसे, लोअर कोर्ट ने बेल दिया तो दिया कैसे? ये तो किसी हाल में बेल तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर उनको कन्विक्शन हुआ। अब आप सोचो कि ये सारी चीजें अब बंद हो गई है। मैंने यहाँ पर हेटरेट स्पीच रखी है और वो जैसे ही वीडियो के तहत या किसी भी सोशल मीडिया के तहत बाहर गई है और उसको दिखाया गया है, एंड विद इन 24 आवर दैट पर्सन विल बी बिहाइंड द बार। और उसमें नो इफ नो बट, वो जैसे योगी जी के लिए मैं बोलती हूँ ना कि योगी जी का जब राज आ जाएगा, वो अगर कभी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ना जेल होगा ना बेल होगा, सीधा प्रभु राम से मेल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर किसी XYZ ने अगर हेटरेट स्पीच दी है जो संविधान के बाहर जा रहा है,
बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, बस आप चलिए जेल में बैठिए। तो इसके लिए अवैसी साहब बहुत चिल्लाए हैं भाई, क्योंकि उनको पता है कि औरंगजेब और ठरकजेब का नारा उनके उनकी गैदरिंग में लगता है, मुगले आजम और ठरके आजम का नारा उनके पब्लिक मीटिंग में लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनकी मीटिंग में लगता है। तो इसलिए उनको लगी है मिर्ची और वो बड़ा चिल्ला रहे थे। अब बात आती है कि जहां पर पॉक्सो से लेकर के, रेप से लेकर के, मोलेस्टेशन से लेकर के, महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी से लेकर के कानून को इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि अब 24 घंटे के अंदर आरिया पार वाला सिचुएशन समझ में आ रहा है कि अब महिलाओं को या किसी को भी, पुरुष को या बच्चे को रोना नहीं पड़ेगा कि भाई हमें तो तारीख पे तारीख पड़ रही है और सामने वाला जो है वो हमारे ही टैक्स के पैसे से जेल के अंदर जा करके हफ्ते में एक दिन मटन खा रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है और टीवी देख रहा है। जेल में ये सारी सुविधाएं हैं। अब चीजें बड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, कानून बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। किसके लिए? एक्यूज्ड के लिए, किसके लिए? कल्प्रिट्स के लिए, किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, किसके लिए? जिहादियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कानून बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। देखिए भारत में कांग्रेस की सरकार 1947 से लेकर के 2013 तक में 50 से ज्यादा ऐसे कानून बने हैं जिसमें ऐसे जिहादी माइंडसेट को बरी करने का बहुत सारा होल और विंडो खोल करके रखा गया था कि भाई ये अगर पकड़ा भी जाता है तो इसको कैसे बाहर निकालना है, इसका पूरा कारोबार सजा करके रखा गया था। वो सारे विंडोज को, वो सारे होल्स को बंद कर दिए गए हैं। अगर आप कल्प्रिट हैं, आप एक्यूज्ड हैं, तो आपको भारत के कानून से कोई बचा नहीं सकता है। अब आती है देशद्रोह, मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे राजद्रोह देशद्रोह हो गया। अब आती है बात आतंकवादियों की। दाऊद इब्राहिम, निज्जर, उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसब, लश्कर तैयबा, ये लोग ऐसे लोग हैं जो भारत का बहुत बुरा कर देते हैं और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। और पाकिस्तान तो सबसे बड़ा डस्टबिन है ही है, वहां जाकर के समा जाते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर क्या होता था भारत के कोर्ट में कि अब वो भाग गया है, वो केस की फाइल वहीं की वहीं जब तक रह जाती थी। अब जैसे निज्जर का मामला, तो सरकार ने कहा कि भाई इसके सर पर इनाम था और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, ये भारत का भागा हुआ असामी है, ये भारत का भागा हुआ अक्यूज्ड है, एब्सकॉन्डेड अक्यूज्ड है, लेकिन कोई भी जजमेंट नहीं है। अभी क्या है कि ठीक है, हाफिज सईद भागा हुआ है, वो खुद डस्टबिन है और वो डस्टबिन पाकिस्तान में वो पल रहा है, पुसा रहा है, लेकिन केस यहाँ पर चलते रहेंगे। केस यहाँ पर हेयरिंग होगी, यहाँ पर विटनेसेस होंगे, यहाँ पर रिपोर्ट्स जमा होंगे, यहाँ पर चार्जशीट जमा होगी और जजमेंट भी पास होगा। अब जब एक्स्ट्रेडिशन एक्ट के तहत अब यहाँ से अगर आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले सरकार उस जजमेंट को पाकिस्तान सरकार के पास भेजेगी कि देखिए हमारे कोर्ट के हिसाब से हाफिज सईद इज एन एब्सकॉन्डेड अक्यूज्ड, ये हमारा जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायपालिका का है, ये जजमेंट है। तो अगर वो कल को भारत की तरफ आंख उठाता है तो हम उसको जेल की सलाखों में डालेंगे और पाकिस्तान कुछ भी नहीं बोल पाएगा, बिकॉज आई हैव जजमेंट। केस कंटिन्यूड है, केस ट्रायल मोड में है, ये नहीं होना है। अब जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश का बुरा किया है, जिन्होंने बम फोड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ऐसे रास्ते निकाले गए हैं कि उनको पकड़ने के लिए कोई जिस देश में वो बैठा है वो देश उंगली नहीं उठा सकता है भारत के ऊपर। अब आती है बात, क्या असदुद्दीन अवैसी जी को एक क्लॉज और बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा, मतलब वो बहुत तिलमिला से गए हैं। क्लॉज 69, अब ये है क्या? लव जिहाद लव जिहाद को एक कॉन्स्पिरेसी बना ही दी गई है और ये बनी हुई थी, बहुत जमाने से बनी हुई थी। जो लोग सर पे स्कार्फ डाल करके और सर पे टोपी रख करके अब्दुल्ला परिवार घूमते रहते हैं, तो भाई उमर अब्दुल्ला की बीवी तो खुद हिंदू, इमाम बुखारी के इकलौते बेटे की बीवी हिंदू, तो आप किसको क्या बता रहे हो? अब्दुल्ला परिवार की इकलौती बेटी का हस्बैंड कौन? सचिन पायलट।
तो ये जो हिजाब और टोपी पहन करके लोग जनता को टोपी पहनाने का काम चल रहा था और लव जिहाद का कारोबार चल रहा था, इस पर भी रोक लगाने की बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। खास करके उन लोगों पर जो कलावा बांध करके, टीका लगा करके, अपना नाम चेंज करके हिंदू और सनातनी लड़कियों को ट्रैप में लेते हैं और फिर आफ्ताब की तरह श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में डाल देते हैं। नासिर खान की तरह सूजन जॉर्डन का बलात्कार करके नंगा रोड पर फेंक देते हैं। कामदुनिया की तरह 5 मुसलमान मिल करके 3 बार बलात्कार करता है कि तुम थाना नहीं जाओगे, थाना जाओगे फिर बलात्कार करेंगे, फिर थाना जाओगे फिर बलात्कार करेंगे। तो प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके सनातनी लड़कियों को बर्बाद करना, उनको मौत के घाट उतारना, उनको खाने में जहर देना और फिर ये बताना अपने स्टेटमेंट में कि मैंने एक हिंदू काफिर के साथ ऐसा किया है, अब मुझे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो जब कन्फ्रंटेशन और नेशनल डिबेट पर मुझसे ये बात पूछी गई कि भाई आप कैसे ये दावा ले रही है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और दानिश बोल करके एक MIM का स्पोक पर्सन था, उसने कहा कि नहीं, आप मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत करता है तो आप लोग लव जिहाद कहते हैं, अगर लड़की मुस्लिम और हिंदू लड़का है तो फिर आप क्या कहेंगे। तो मैं हरी भाई आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास तो, उनसे भी मैंने पूछा कि मेरे पास तो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर फाइलें हैं, केस के डिटेल्स है, क्या ऐसा कोई डिटेल आप लोगों के पास है कि मुसलमान लड़की का बोटी फ्रिज से निकला, मुसलमान लड़की का बलात्कार किया हुआ रोड के किनारे से निकला, मुसलमान लड़की का 3 बार बलात्कार हिंदुओं ने पकड़ करके किया है, थाना नहीं जाएगी, या हिंदू लड़के ने ये कहा कि मुझे 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो ये तो नहीं कर रहा है, अब मैं आपके सामने कुछ डेटास देना चाहती हूँ। निकिता तोमर 21 साल, लवर तौसीफ। नीतू 17 साल की, लवर लईक खान। प्रिया 33 साल की, चंचल उसकी बेटी 11 साल की, दोनों के साथ सेक्स करता था, लवर शमशाद। मानसी दीक्षित 19 साल की, लवर मुजम्मिल। 11 साल की बेटी से भी सेक्स करता था? हाँ, और दोनों माँ बेटी को पता नहीं था। उसके बाद तनीषा शर्मा 19 साल की, लवर मोहम्मद साहिल। नैना कौर 19 साल की, लवर शेर खान। प्रिया सोनी 23 साल की, लवर एजाज अहमद। शिवानी खुबियान 20 साल की, लवर आरिफ खान। दीक्षा मिश्रा 32 साल की, लवर इमरान। बबली रानी 24 साल की, लवर शहजाद। वर्षा चौहान 32 साल की, लवर वारिस। ऐसा मेरे पास तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का डेटा है। तो अगर ऐसा कोई डेटा आप लोगों के पास है कि मुसलमान लड़कियों के साथ हिंदू लड़कों ने किया है, तो मैं तो चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आफ्ताब के बारे में बताया कि उसने बोटियां की, श्रद्धा की। नासिर खान ने बलात्कार किया एक क्रिश्चियन लड़की का, सूजन जॉर्डन का। मोहम्मद अमीरुल के साथ 5 लड़कों ने मिलकर के कामदुनी का बलात्कार किया, वो भी 1 बार नहीं 3 बार। 5 मुसलमानों ने मिलकर के वेस्ट बंगाल में 72 साल की नन का बलात्कार किया। और ऐसे कई डेटास मेरे पास है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग भी मुझे दीजिए कि हाँ भाई, नाजिया थी, कोई आरिफा थी, कोई शबाना थी और उसका बलात्कार हिंदू लड़के ने कर दिया और नंगा रोड पे छोड़ दिया या उसको जला दिया। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। पर मुसीबत की बात यह है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। और अगर एग्जाम्पल अगर कोई झूठ सच देगा तो नाजिया ऐसी है कि वो बाल की खाल निकाल दे। भाई मैं तो चीर हरण कर दूं कि भाई अब डेटा दो। अब मैंने जितने नाम लिए हैं उसके केस के पूरी फाइल है मेरे पास, चार्जशीट की कॉपी है मेरे पास, मैंने जितने नाम लिए हैं। किसी को जहर दे करके मारा गया है, किसी को धक्का दे दिया गया है 10 तल्ला बिल्डिंग से, किसी का गला घोट करके मारा गया है, किसी को रात में तकिया दबा करके मारा गया है। मेरे पास पूरी चार्जशीट है। तो मैं जो भी बात कर रही हूँ कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रही हूँ, सब सत्य के आधार पर बात कर रही हूँ। तो अगर किसी शबाना का भारत में किसी हिंदू सनातनी लड़के ने जहर दे करके मारा है तो ऐसे केसेस को सामने लेकर के आओ, हम उसके लिए भी बात करेंगे। तो 69 क्लॉज से, लव जिहाद के क्लॉज से बंद करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, इस पर सख्त से सख्त सजा देने के लिए जब ये कानून बना तो अवैसी साहब को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इतनी दिक्कत हुई है कि उत्तेजित होकर के वो ये कह दिए हैं कि आप क्या जानते हैं मर्दों का भी बलात्कार होता है। आपने, हाँ, इवन मेरे पास उनका पार्लियामेंट के अंदर की स्पीच है जो मैं चाहती हूं कि भाई दुनिया सुने।
कि हाँ उन्होंने ये बात कही है और नाजिया जो है वो हवा में बात नहीं कर रही है। मेरे पास है, मैं शेयर करता हूँ, अभी दिखाता हूँ सबको। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रवेश तो मर्दों का रेप होता है, अवैसी साहब ने बोला है, तो आप तो हरी भाई मेल है, तो आपके इर्द गिर्द किसी का अगर हुआ होगा तो जरूर ऐसी फाइलें आप सामने में रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास अवेयरनेस का। तो अवैसी साहब एक ऐसे मुसलमान हैं, बैरिस्टर होकर के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। एक बैरिस्टर होकर के वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो हम याकूब मेमन को बचा लेते, तो कल को बोलेंगे अजमल कसब को बचा लेते, फिर बोलेंगे कि ओसामा बिन लादेन को बचा लेते, फिर बोलेंगे कि अब, तो फिर इसका मतलब है कि यही लोग हाफिज सईद को बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि यही लोग दाऊद इब्राहिम को बचा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो क्या ही पता, जैसे जैसे महुआ मोहित्रो आईडी और पासपोर्ट दे सकती है, तो इन्होंने भी किसी को दे करके रखा होगा पाकिस्तानियों को। तो जब याकूब मेमन को बचाने की बात हो सकती है, तो फिर जो बचे हुए हैं उनको तो बचाया जा ही रहा होगा। तो बहुत सारी पंक्तियां खुल करके आ रही हैं जिस पर वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, जिस पर एक इंक्वायरी एसआईटी कमेटी बैठाना बहुत जरूरी है।